अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कमर अलीफ और आप देख रहे हैं कैप्टन सेफ्टी। लास्ट टॉपिक हम आ रहा था कि अनइंश्योर्ड और इंश्योर्ड कास्ट होम कौन सी होती हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि वो एक्सीडेंट जिसमें हमारी गिनी चुनी कॉस्ट जो हमारे नॉलेज में आती है, हमें पता होता है कि ये कॉस्ट, एक एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी टूटी, नुकसान हुआ, कुछ भी हुआ तो उसके ऊपर कितने पैसे लगेंगे, ये वो पैसे हैं जो इंश्योर्ड कास्ट में आते हैं। और जो अनइंश्योर्ड कास्ट थी वो ये थी कि गाड़ी को ले जाने का खर्चा आएगा, दिहाड़ी ज़ाया होगी, बंदे भेजेंगे, वर्क फोर्स नई भर्ती करनी पड़ेगी, मेडिकल की कॉस्ट आएंगी, सिक पे देनी पड़ेगी, एनडीए पे बंदा जाएगा, तो वो सब चीज़ें जो अनइंश्योर्ड कास्ट में आती हैं। आज हमारे पास नया टॉपिक है रेगुलेटिंग हेल्थ एंड सेफ्टी। तो बेसिकली रेगुलेटिंग हेल्थ एंड सेफ्टी क्या है, इस सेक्शन में हम लीगल चीजों को डिफाइन करेंगे कि हेल्थ एंड सेफ्टी को लेकर लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और क्यों लीगली कानून क्यों हेल्थ एंड सेफ्टी को फॉलो करने पर जोर देता है, और कंपनीज क्यों फॉलो करती हैं या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो क्यों हेल्थ एंड सेफ्टी को फॉलो करती है ताकि उसके साथ जो है वो कानून के साथ बराबर तरीके से चला सके जा सके, जो उस मुल्क का कानून है या जो आईएलओ के इंटरनेशनल लेबर लॉ के जो कवानीन है उनको फॉलो करने। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लें। इसकी तरफ चलते हैं। सबसे पहले लीगल रीजन हमारे पास ये है कि मैनेजिंग हेल्थ एंड सेफ्टी, लीगल रीजन क्या है कि वर्क प्लेस के ऊपर हेल्थ एंड सेफ्टी को गवर्नमेंट की कानून और उस जो फ्रेमवर्क है उसके तहत अपना बिजनेस बनाना। मिसाल के तौर पे सपोज दैट कि अगर एक कंपनी है वो पाकिस्तान में काम कर रही है, सऊदी अरेबिया में काम कर रही है, तो जो पाकिस्तान के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं या जो पाकिस्तान का कानून कहता है हेल्थ एंड सेफ्टी को लेकर वो एक कंपनी के ऊपर लागू है मुकम्मल तौर पर वो काम करना। सपोज दैट हम केएसए की बात करें तो केएसए में ड्राइविंग लाइसेंस है। ड्राइविंग लाइसेंस जो है ये मैंडेटरी है केएसए के अंदर। अब जो कंपनी यहाँ पे काम करती है वो अगर अपने एम्प्लॉयज को गाड़ी देती है तो वो उसको मेक श्योर करना है कि उसके एम्प्लॉयज के पास जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। तो ये एक फ्रेमवर्क है जो आप किसी भी कंट्री का उसके साथ में चलते हैं। दूसरी बात यह है कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है आईएलओ है, ये आईएलओ आपने याद रखना है, ये वर्ड काफी जगह पे हमारा आईएलओ यूज होगा। हैज सेट अ कन्वेंशन C155 पर रिकमेंडेशन R164। आप लोगों को जो रिकमेंडेशन R164 और C155 जो कन्वेंशन है ये कंस्ट्रक्शन की कन्वेंशन है और रिकमेंडेशन जो है ये इसकी R164 है, ये याद रखिए। ये एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को शो करती है विच अप्लाइड वर्कप्लेस हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। अभी कानून क्या कहता है, कानून R164 और C155 को जब हम आगे डिस्कस करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये क्या चीज है। बेसिकली कानून कहता क्या है, एग्जांपल देता हूं। आप एक कंपनी बनाते हैं, उसमें 1000 बंदा भर्ती करते हैं, तो कानून ये कहता है कि जब 1000 बंदा आप भर्ती करें तो 1000 बंदे को फूड, वाटर, एकोमोडेशन, उसके वॉशरूम, उसका लिविंग स्टाइल और इन चीजों के ऊपर भी R164 के अंदर एम्प्लॉयर को चाहिए कि वो उसको प्रोवाइड करें। अभी ये वो चीजें आ गई जो उसकी पीछे की हैं, ठीक है, जो उसकी वेलफेयर फैसिलिटीज में आती हैं। जो मेन चीज डिस्कस करती है C15 और R164 में ये है कि जब वो बंदा साइट के ऊपर जाए तो उसको पीपीईज जो है वो एम्प्लॉयर प्रोवाइड करे, उसका हेलमेट, उसके शूज, अगर वो काम कर रहा है हजार्डस काम है, मिसाल के तौर पे एक बंदा सीमेंट में, कंक्रीट में काम कर रहा है तो उसको जो ग्लव्स चाहिए, उसको जो रबर बूट चाहिए, उसको जो पॉलीथीन का वो कवर चाहिए या पॉलीथीन शीट चाहिए या उसको जो ड्रेस चाहिए, वो एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको दे। एक बंदा ग्राइंडिंग कर रहा है तो उसकी आंखों में डस्ट जा रही है तो वो उसकी एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है कि उसको वो फेस शील्ड प्रोवाइड करे, उसको सेफ्टी गॉगल्स दे ताकि वो जो है वो उस चीज से बचा जा सके। तो ये बेसिकली R164 जो है ना वो इसमें डिफाइन करता है और ये लीगल किसी भी मुल्क का कानून होता है, आईएलओ की कानून है कि जो एम्प्लॉयर है वो R164 के तहत इसको प्रोवाइड करेगा। अभी क्या है कि मोस्ट कंट्रीज एंड रीजन्स हैव एस्टैब्लिश्ड लीगल स्टैंडर्ड्स दैट मीट एक्सीड द मिनिमम स्टैंडर्ड इन C155 एंड R164। कुछ मुल्कों ने अपने मिनिमम स्टैंडर्ड्स में बनाए हुए हैं। सपोज दैट आईएलओ ने 10 चीजें बताई हुई है तो उन्होंने 6 पे इत्तेफाक किया हुआ कि हमारे मुल्क के हिसाब से जो 6 इनफ है, तो वो कुछ मुल्कों की अपनी पॉलिसी और प्रोसीजर्स भी वो भी है। These legal standards base a duty on the employees to ensure the workers and activities of work equipment and substances so far as reasonably practicable, safe and without risk to health। वही बात आ जाती है कि ये जो स्टैंडर्ड्स हैं ये उन सारी चीजों को, चाहे वो गाड़ियां हैं, चाहे वो वर्क प्लेस कैसी भी है, कैसी भी साइट है, कुछ भी काम है, वो उन सबको हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के मुताबिक सेफ से सेफ बनाने के लिए इस्तेमाल हो। The legal standard also places a duty to workers to look after their own people health and safety।
लीगल स्टैंडर्ड ये भी है कि आज जो वर्कर्स हैं वर्क प्लेस के ऊपर वो एक दूसरे का भी ख्याल रखें, ये भी लीगल स्टैंडर्ड। ऐसा नहीं है कि एक बंदा वहां से गिर रहा हो और दूसरा उसको दिखता रहे। उसके अलावा जो है ये आखिर पे ये भी कह रहे हैं कि जी इसको अगर आप कंप्लीट नहीं कर सकते, फेलियर होता है या आप कंप्लाई नहीं कर पाते या जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको फॉलो अप नहीं करते, तो ये इन्फोर्समेंट एक्शंस भी देते हैं। अभी ये देखेंगे थ्रू द, यहाँ पे भी देख लीजिए, थ्रू द प्रोसिक्यूशन थ्रू अ कंट्रीज क्रिमिनल कोर्ट्स सक्सेसफुल प्रोसिक्यूशन यूजुअली रिजल्ट्स इन अ फाइन बट मे रिजल्ट इन अ इम्प्रिजनमेंट। कहता है कि आप क्या करते हो कि आईएलओ की या ये जो R164 है इसको आप फॉलो नहीं करते, तो ये साबित होने पे आपको क्या हो सकता है, फाइन भी हो सकता है और जेल भी हो सकती है। अभी क्या है बेसिकली, फॉर एग्जाम्पल आपने तो सुना होगा कि बहुत से लोगों ने केस किया है कि जी कंपनी हमारी सैलरी नहीं दे रही, कंपनी को फाइन भी होता है, सैलरी भी लेके देते हैं। एक्सीडेंट हो जाता है, कंपनी को फाइन होता है। इन्वायरमेंटल इश्यूज होते हैं, कंपनी को फाइन होता है। इफ वी टॉक अबाउट सऊदी अरेबिया, यहाँ इन्वायरमेंट को लेके एनसीईसी, गवर्नमेंट की एनसीईसी इदारा मौजूद है जो इन्वायरमेंट को फॉलो अप करता है। कंपनीज का चेक करते हैं, विजिट करते हैं, उनको कोई चीज मिलती है वो फाइन देते हैं और हैवी फाइन होते हैं उनके। इसके अलावा आपको पता है बहुत सी कंपनीज, अभी मैं नाम नहीं ले रहा, लेकिन बहुत सी कंपनीज जो है ना पहले जिस तरह के इंसिडेंट्स किए, एक्सीडेंट किए, उनको फाइन हो चुके हैं, कंपनीज बैन हो चुकी हैं। तो ये सारी चीजें जो है कि ये हमें फेस करनी पड़ सकती हैं यहाँ पे। तो आई होप कि आपको R164 की कम से कम समझ आ गई होगी। अभी बात करते हैं कि लीगल रीजन फॉर मैनेजिंग वर्कप्लेस हेल्थ एंड सेफ्टी, क्या लीगल रीजन है। ठीक है, अब द लीगल रीजन फॉर मैनेजिंग हेल्थ एंड सेफ्टी रिलेटेड टू फ्रेमवर्क ऑफ द इंटरनेशनल एंड नेशनल लॉज, कि हमने जो मुल्की कानून है उनको भी मद्देनजर रखना है, उसका फ्रेमवर्क क्या है। सपोज दैट बात तो ऐसा होता है कि आईएलओ ने और बहुत से कानून बनाए हुए हैं लेकिन वो जो है उस मुल्क के अंदर एप्लीकेबल नहीं है, या उस मुल्क ने रिड्यूस करके उनको अपने लिए वो निजाम मुतारफ करवाया, तो ये चीज भी मैटर करती है। बिकॉज क्यों, अभी आप लोगों का सवाल होगा कि जब आईएलओ ने ये मुतारफ कराया, बंदा वही है, जान वही है, सारी चीजें वही है, तो फिर मुल्क क्यों ऐसा करता है। तो बेसिकली जो मुल्क का कानून होता है या जो अदालतें होती हैं वो उस बेस पर फैसला देती हैं जो उस मुल्क का कानून होता है। सो हर मुल्क ने हेल्थ एंड सेफ्टी को लेकर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करके अपने मुल्क के एनवायरनमेंट के हिसाब से कुछ रूल्स सेट किए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि कम किए हैं कि ये हो गया तो कुछ नहीं होगा, बढ़ाए होते हैं अक्सर, या फिर उसको थोड़ा सा रिड्यूस किया होता है या कंबाइन किया होता है, लेकिन मौजूद होते हैं सारे चीज। देखो अच्छा, organization, most countries have laws that standard for how organization should conduct themselves with regard to management of health and safety risk। कुछ मुल्कों का ये भी कानून है कि वो मुल्क जो है कंपनीज पे ही छोड़ देते हैं कि वो हेल्थ एंड सेफ्टी को कैसे मैनेज करते हैं। ठीक है, या फिर उनके भी उनको बता दें कि आप अपने लिए प्रोसीजर बनाएं, फिर वो उसको मॉनिटर कर दें। तो कंपनीज को ही कहा जाता है कि बेसिकली आप रिस्क असेसमेंट बनाएं, आप अपने लिए लॉस बनाएं, और फिर मुल्क क्या करता है कि उनको मॉनिटर करता है, और अगर वो उसके अगेंस्ट जाते हैं तो उनको इम्प्रिजमेंट या फेलियर या फिर उनको फाइन्स वगैरह होते हैं। अच्छा जी, ये बात है कि फेलियर टू अचीव द लीगल स्टैंडर्ड मिनिमम स्टैंडर्ड इन्फोर्समेंट एक्शन बाय द अथॉरिटीज एंड प्रोसिक्यूशन बिफोर द कोर्ट, सक्सेसफुल प्रोसिक्यूशन कैन लीड टू द फाइन एंड मेनी कंट्रीज इम्प्रिजनमेंट फॉर द इंडिविजुअल कंसर्न। बहुत से लोगों को जेल हुई है, बहुत से लोगों को नौकरी से हटाया जाता है, बहुत से लोगों पर बैन होता है। फॉर एग्जाम्पल आई एम वर्किंग एज अ सेफ्टी मैनेजर, और मेरी गलती की वजह से कोई एक्सीडेंट होता है या मेरी केयरलेसनेस की वजह से कोई एक्सीडेंट होता है, तो अगर कोर्ट ये फैसला देती है कि दिस पर्सन विल नॉट वर्क एज अ सेफ्टी ऑफिसर, सेफ्टी मैनेजर फॉर 10 years, तो मैं 10 साल तक एज अ सेफ्टी मैनेजर काम नहीं कर सकता, उस पोस्ट पे काम नहीं कर सकता। फिर वो मुझे कहते हैं कि इसको इतना जुर्माना भी देना पड़ सकता है। वो जुर्माना देने का भी मैं पाबंद होगा, और अगर वो ये भी कहते हैं कि इस जुर्माने के साथ इनको इम्प्रिजनमेंट होगी तो वो भी मैं उसका पाबंद होगा। तो ये चीजें होती हैं बेसिकली कि हर एक बंदा जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बहुत अच्छे से निभाता है। हेल्थ एंड सेफ्टी को लेकर बहुत से रिस्क और बहुत सी चीजें होती हैं जो हमें लोगों को एजुकेट करना होता है, इंश्योर करना होता है हमें कि हम, मैं कितनी बार ये बात बता चुका हूँ आपको कि जो सेफ्टी फील्ड है ये खिदमत है, इसमें आप इबादत है ये। ठीक है, आप हेल्प आउट करते हो, आप अगले की मदद करते हो, आप जान बचाने के लिए काम करते हो, ये बहुत बड़ा सबका जारिया है। आगे आ जाता है जी इंटरनेशनल फ्रेमवर्क क्या है। एक तो नेशनल हमने डिस्कस किया कि हर मुल्क अपना अपना कर रहा है, एक इंटरनेशनल भी है। तो अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल फ्रेमवर्क, ग्लोबली कुछ कानून ऐसे हैं जिस तरह सेफ्टी है, एक गवर्निंग, ये देखो ये गवर्निंग वर्कप्लेस हेल्थ एंड सेफ्टी है, इस पे आप पढ़ सकते हैं। दूसरी चीज, निबोश जो है आपको वेबसाइट्स प्रोवाइड करता है। सपोज दैट आगे चलेंगे हम तो आपको लिखा हुआ आएगा कि न्यू टेक गाइडेंस फ्रॉम दिस वेबसाइट, दिस वेबसाइट, दिस वेबसाइट। ठीक है,
तो आप क्या कर सकते हैं कि वहां से गाइडेंस ले सकते हैं। अच्छा, अभी क्या है कि जो वेबसाइट होती है वो आपको हेल्प आपको लगेगी। ये गवर्निंग वर्क प्लेस हेल्थ एंड सेफ्टी पे आप जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आइए लो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स वो क्या है, क्योंकि हम यहाँ पे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पढ़ेंगे, हम जो है नेशनल नहीं पढ़ेंगे, हम इंटरनेशनल पढ़ेंगे। और इंटरनेशनल में से फिर हम जब किसी भी नेशन में जाएंगे तो हम नेशन के भी देख लेंगे, मोस्टली यही होते हैं, लेकिन फॉलो अप यही होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है कि there are issues and concern how countries often are adopting similar basic approaches to protect health safety for their people in detail may have underlying principle promising. A key player is the area of international legal standards health and safety in the International Labour Organization, which is the agency of the United Nations. Most countries are member of the ILO. ILO क्या है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो लेबर्स के लिए, जो वर्कर्स के लिए, कोई भी वर्कर है उसके लिए वो रूल्स बनाती है, स्टैंडर्ड्स बनाती है, उसकी सपोर्ट में भी बनाती है, और क्या क्या हैजार्डस चीजें जो साइट के ऊपर होती हैं उनसे कैसे बचा जा सकता है उसके लिए भी वो काम करती है। बहुत से कंट्रीज उसके मेंबर हैं। यहाँ पे मोस्ट कंट्रीज लिखा है, हमें कोई तादाद नहीं बताई, आप इंटरनेट से चेक कर सकते हैं, बट मोस्ट कंट्रीज जो है वो उसके मेंबर्स होते हैं और जो यूनाइटेड नेशन इसको ऑर्गेनाइज करता है। अभी कुल बात हमारे जहन में ये समझ आई कि ये ऐसा नहीं है कि सेफ्टी कोई पर्सनल इंटरेस्ट है या किसी कंपनी का या किसी ऑर्गेनाइजेशन का ये पर्सनल इंटरेस्ट है कि वो अपने वर्कर्स को हेल्थ एंड सेफ्टी रिगार्डिंग इक्विपमेंट, मटेरियल, एजुकेशन, ट्रेनिंग प्रोवाइड करे, बल्कि ये एक कानूनी जाब्ता है। कानून के तहत हर बंदे को ये चीज फॉलो करनी है, और ये एक इंटरनेशनल और लॉ भी है, और अपने अपने मुल्कों का अपना अपना लॉ भी है। आज की वीडियो थी यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इंशाल्लाह आपको कोई चीज़ समझ आ गई होगी। अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपने अगर हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप सब्सक्रिप्शन की हमें सख्त ज़रूरत है। आपकी सपोर्ट ही हमें मोटिवेट करती है कि हम आपके लिए नई नई वीडियोज़ लेके आएँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।